100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा, हमारे साथ अच्छे से प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित शीर्षक का पाठ कौन सा है, बता दो सभी बच्चे। और एक बार बता दो, क्या मेरी वॉइस और वीडियो की क्वालिटी आप लोगों के पास अच्छी जा रही है? यस नो, फटाफट से सभी बच्चे बता दो एक बार। ओके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का शीर्षक कौन सा है, बता दो। 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित पाठ का कौन सा शीर्षक है? क्या वो रोज है, उसने कहा था है, या फिर संपूर्ण क्रांति, या फिर सिपाही की मां? क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी बच्चे बता दो। तो वो जो हमारा पाठ है वो है उसने कहा था, करेक्ट आंसर है। 1 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रोज पाठ जो है ये किसकी रचना है? तो ये हमारे अज्ञा जी की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो ये है जयप्रकाश नारायण की, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण की ये रचना है। उसके बाद क्या है, सिपाही की मां जो रचना है ये हमारे कौन से है? तो मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश साहब जो रचना है ये है सिपाही की मां, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सामने आ रहा है, फटाफट से आंसर को लगाते चलिए सभी स्टूडेंट। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, बता दो। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बता दो आप लोग। प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसमें लोहा जो है वो किसका प्रतीक है? क्या वो नमक का है, मशीन का है, कर्म का है, या फिर धर्म का है? बता दो सभी बच्चे इसका आंसर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो वो है कर्म का प्रतीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा, सरिता भारती जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे। अभिराज, दिनेश, एमडी, इमरान, बहुत अच्छे, सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और सारे बच्चे से निवेदन है कि सारे प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो। ये रहा आपके सामने, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का क्या नाम है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का क्या नाम है? क्या वो प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हार जीत, या फिर गांव का घर? क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। तो वो हमारा हो जाता कौन सा? पुत्र वियोग जो कविता है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी? तो विनोद कुमार शुक्ल की, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, हार जीत किसकी रचना है? तो इसको भी लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा आप लोग। अशोक वाजपेयी की रचना है। हार जीत जो है ये अशोक वाजपेयी की रचना है। गांव का घर किसकी रचना है? तो ये ज्ञानेंद्र पति की रचना है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4th नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। किस पाठ की उक्ति है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? बता दो, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है ये किस पाठ में कहा गया है? तो यह कहा गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी? तो दिनकर जी की रचना, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है तो आप लगा दीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर। ओके, चलिए सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिए। सीमा गुप्ता, चित्ररंजन कुमार, सरिता भारती, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रीति कुमारी। चलिए 5वां नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बता दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत जो पाठ है वो साहित्य की कौन सी विधा, यानी कि वो क्या है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, या फिर नाटक है? क्या है बता दो। ये एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम पूछे तो लगा दीजिएगा बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। 5 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 6 नंबर सवाल, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? बता दो 6 का करेक्ट आंसर। लहना सिंह जो है वो किस कहानी का पात्र है? तो वो है उसने कहा था कहानी का पात्र। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 6 का भी लगा रहे हो आप लोग तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है वो पाठ है वो क्या है, कौन है? उसके लेखक का नाम पूछा गया तो वो है भगत सिंह। अगर पूछे कि एक लेख और एक पत्र क्या है तो वो हमारा है एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र। इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा और जितना भी ऑब्जेक्टिव आज के क्लास में दे रहा हूं सारे बच्चे याद करते चलिएगा। ओके, लास्ट में देखते हैं कि 100 में कितने बच्चे हैं जो कितना सही कर पाते हैं। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 8 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, सूरसागर के कवि कौन है? बता दो 8 का सही जवाब। सूरसागर जो रचना है वो उसके कवि कौन है? बताओ, कबीरदास है, सूरदास, नाभादास, या फिर तुलसीदास? क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। सूरसागर के कवि का नाम है सूरदास। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन भी हो जाएगा। अगर पूछे कि सूरदास को हिंदी साहित्य का क्या कहा जाता है तो हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। किसको? तो सूरदास को। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा? जूठन जो पाठ है हमारा वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बता दो 9 का करेक्ट आंसर। जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो वो हमारा एक प्रकार का क्या है? तो आत्मकथा है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा आत्मकथा है? तो ये एक प्रकार का दलित आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। 9 का ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। सुमन कुमार जुड़ चुके हैं, सीमा गुप्ता, विक्रम बिहारी, प्रीति यादव, बहुत अच्छे सारे बच्चे आंसर को लगा रहे हैं, यानी कि मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं और एक दिन आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेहनत करो, अभी फल की चिंता मत करो आप लोग। चलिए गुड इवनिंग निशु कुमारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह
कर रहा है, बता दो। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आसमान टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना या फिर दुखी होना। 10 का सही जवाब बता दो आप लोग। नंबर लिख के आंसर लगाया करो, तभी तो पता चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर लगा रहे हो। आसमान टूटना मुहावरे का सही अर्थ होता है अचानक मुसीबत आ जाना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 10 का बी लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा और जो बी नहीं लगा रहे उसका गलत हो जाएगा। चलिए 10 का ये लगा रहे चित्ररंजन कुमार, कैसे होगा? कष्ट होना नहीं, आसमान टूटना मतलब अचानक से मुसीबत आ जाना। ओके चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 11 का सही जवाब बताएंगे। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताओ सभी बच्चे। तो यह होता है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आज तो 100 ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चे अच्छे से बैठ जाओ और सारे प्रश्नों का आंसर लगाते चलो। धीरज कुमार बहुत अच्छे, निशु कुमारी, सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं। युवराज सिंह भी जुड़ चुके हैं। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 12 नंबर सवाल, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? जगत का विशेषण क्या होगा? जगत का विशेषण बता दो आप लोग। 12 का करेक्ट आंसर जगत का विशेषण क्या होगा बताएंगे सभी बच्चे। जगत का जो विशेषण होता है वो हमारा जगदीश होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जगत का विशेषण जगत हो जगदीश होता है। अगर पूछे भारत का क्या होगा, भारत का विशेषण अगर आपसे पूछा जा रहा हो तो भारत का हमारा क्या होता है? तो भारतीय होता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, राष्ट्र का पूछे तो क्या होगा? तो राष्ट्रीय हो जाता है। राष्ट्र का क्या होता है? तो राष्ट्रीय हो जाता है। अगर आप पूछे कि शिव का विशेषण क्या होगा, शिव का विशेषण पूछे तो शैव हो जाता है। ये इतना को याद रखिएगा भाई, ये सारे क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट होता है। अगर पूछे समाज का विशेषण क्या होगा, समाज का अगर आपसे विशेषण पूछ रहा है तो आप लगा दीजिएगा सर इसका तो सामाजिक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मैं दिया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 4 में से हर एक बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए दुर्गा प्रसाद मौर्य बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण बता दो आप लोग क्या होगा? दिन का विशेषण आपसे पूछा जा रहा है, बता दो सही जवाब क्या होगा? दिन का विशेषण बता दो। तो दिन का विशेषण हमारा क्या होता है? तो दैनिक होता है। सही जवाब बी हो जाएगा। 13 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। 13 का बी बिल्कुल सही है। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। शिव का उपासक क्या कहलाता है? अगर आपसे शिव का विशेषण पूछे या फिर उपासक का पूछे, दोनों का सैव ही होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 14 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो चीजों की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो बताओ शिव का उपासक क्या कहलाएगा? तो शैव कहलाएगा, या फिर शिव का विशेषण शैव कहलाएगा। इसको भी आप लोग याद रखते चलना। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या का उल्टा आपसे पूछा गया, क्या होगा इसका सही जवाब बता दो आप लोग। संध्या का विशेषण क्या, संध्या का विलोम क्या होगा? तो विलोम मतलब क्या होता है? तो उल्टा शब्द आपसे पूछा गया, तो संध्या का विलोम क्या होगा? तो प्रातः यानी कि सुबह हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी लगाने वाले बच्चे बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 16 नंबर सवाल, बता दो क्या होगा? अनुराग का विलोम क्या है? अनुराग का उल्टा पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा 16 का सही जवाब? सर 14 का ए होगा। ओके देख लिया जाए 14 का ए कैसे होगा, एक बार देख लिया जाए। 14 नंबर शिव का उपासक, अरे भैया बी होगा। शिव का उपासक शैव कहलाता है। कंफ्यूजन में मत डाला रहो, अपने आप को कंफ्यूजन में कैसे डालते रहते हो भाई। अनुराग का विलोम लगाओ आप लोग। अनुराग का विराग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर जी ए हो जाएगा, ऐसे गलत गलत आंसर मत लगाओ। 16 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कंफ्यूजन में हो तो ये इसको दूर कर लो। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बता दो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? भाई दूसरा सप्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1951 में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 18 नंबर सवाल, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण जी को भूषण की उपाधि किसने दी थी? बता दो आप लोग। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो वो दिया था राजा रुद्र शाह ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 18 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूषण का अगर जन्म पूछे कि भूषण साहब का क्या है, भूषण का जन्म कब हुआ था? तो भूषण का जन्म हुआ था 1613 में और निधन हुआ था 1715 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जन्म और निधन तो क्लियर हो गया आप लोगों का। ओके और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक करना। सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर दो, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो। ओके और सभी बच्चे क्या चैट में आंसर लगाते चलो भाई, जिससे कि हम आपका नाम भी ले पाए। जैसे बहुत सारे जुड़े हुए, जैसे बोले तो युवराज सिंह है, दुर्गा प्रसाद है, प्रीति यादव है, दिनेश कुमार है, सरिता भारती, चित्ररंजन है, अभिराज है, बहुत बच्चे हैं, धीरज कुमार है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 19 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? बता दो आप लोग। तुलसीदास के बचपन का नाम बताओ आप लोग। 19 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? बताओ सभी बच्चे। तुलसीदास के बचपन का नाम बता दो आप लोग सभी बच्चे। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का नाम था राम बोला। करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। ओके इसको भी आप लोग याद रखते चलिएगा। 20 नंबर सवाल देखिए क्या करा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना? ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ VVI लगा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखना। उसने कहा था जो कहानी है ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1915 में। उसने कहा था कहानी के कहानीकार का नाम पूछे आप लगा देना सर ये तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न माही सिंह बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बता दो 21 का करेक्ट आंसर। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का क्या है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यह है एक प्रकार का भाषण जिसके वक्ता का नाम पूछे, वक्ता मतलब जिसको देने वाला का नाम है वो है हमारे जयप्रकाश नारायण। क्या जयप्रकाश नारायण की यह रचना है। तो कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो आप लोग? कौन सा ऑप्शन लगाएगा 21 का करेक्ट आंसर? तो 21 का सभी बच्चे लगा रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो जाएगा। बहुत अच्छे, 21 का बी लगाने वाले बच्चे का सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 22 नंबर सवाल देखिए, रोज कहानी की नायिका कौन है? बता दो, रोज जो कहानी है उसकी नायिका का नाम बता दो। 22 का करेक्ट आंसर बता दो। क्या आप लोगों के पास जो है आज नोटिफिकेशन गया था? एक बार बता दो आप लोग, क्या बता दो, क्या आज का नोटिफिकेशन गया था क्लास का आप लोगों के पास? रोज कहानी की नायिका का नाम मालती है, इसका आंसर भी बता दे रहा हूं। उससे पहले एक बार बता दो, आज के क्लास का नोटिफिकेशन आप सबके पास गया था या नहीं? एक बार बता दो सभी बच्चे, चैट करके फटाफट से बता दो। रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बता दो, बालकृष्ण भट्ट के पिता जो पेशे से थे वो क्या थे? तो व्यापारी थे। माता क्या थी? तो सुसंस्कृत महिला थी, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, वो था बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखेगा। माताजी का नाम पूछे तो इसको भी लिख लो, माताजी का नाम क्या था? तो पार्वती देवी था। ओके जी, क्लियर। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत जो पाठ है उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 24 का ये राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बता दो 25 का करेक्ट आंसर। 25 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बता दो आप लोग, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो वो निकाले थे कौन सा? तो मासिक पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बच्चा पार्टी बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो आप लोग, ऐसे ही आंसर को लगाते चलो, लास्ट में बताना कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बता दो आप लोग। 26 नंबर सवाल का पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? तो वो थे हमारे वजीरा सिंह, करेक्ट आंसर भी है। 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए अभिलाषा आर्या कोई बात नहीं, अब आंसर लगाते चलो, एक भी प्रश्न को मत छोड़ना। चलिए फिर अगले प्रश्न के बाद 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बता दो आप लोग, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो वो था 77, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 27 का ए राइट आंसर है। 27 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड इवनिंग। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग अभिलाषा आर्या, बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो। 28 नंबर सवाल देखिए, कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो रचना है ये है हमारे चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 का बी लगाने वाले बच्चे का बहुत अच्छे आंसर है। ओके चलिए, अरे मनीष भैया पढ़ लो, अभी टाइम है पढ़ाई करने का, उसके बाद कैसे हो, कहां से हो, क्या करते हो, ये सब बाद में पूछते रहना, पहले रिजल्ट ला लो। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बता दो, किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था? विलिंगडन नर्सिंग होम में, करेक्ट आंसर डी है। 29 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ओके बहुत अच्छे आंसर लगा रहे हो सभी बच्चे। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, वो हुआ था सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है, तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखेगा। जयप्रकाश नारायण के माताजी का नाम था कौन सा? तो फुलरानी, और पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, इसको भी आप लोग याद रखेगा। और पत्नी का नाम पूछे तो पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी। पत्नी का नाम पूछे तो प्रभावती देवी लगा दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो प्रभावती देवी। सिद्धार्थ झा ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं, बिल्कुल गलत आंसर है, नंबर देके आंसर लगाया करो आप लोग। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? 31 का सही जवाब बता दो आप लोग। लोकनायक जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 में, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 31 का डी लगाने वाले बच्चे का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हो। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 32 नंबर सवाल, बताते चलो सभी बच्चे आंसर। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? बता दो, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? बताएंगे सभी बच्चे, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो वो है मार्क्सवाद एवं लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 32 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे, ज्योति कुशवाहा। ओके जी चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निशु कुमारी 1924। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना? बता दो, बहुत ही आसान सा सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? बता दो 33 का करेक्ट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो शिशुपाल वध, ये तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नल दमयंती बालकृष्ण भट्ट की रचना है, और रहस्य कथा बालकृष्ण भट्ट की, लेकिन उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 33 का। 33 का सी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए
जितने भी बच्चे नए जुड़ते चल रहे हैं क्लास को भी लाइक करते चलिएगा, जिससे कि भाई पढ़ाने में बहुत मजा आए। जिस प्रकार हमारा एनर्जी अभी तक कितना बना हुआ है, आपका भी ऐसा ही बना होना चाहिए। क्लास को लाइक करते चलिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो आप लोग तो सब्सक्राइब करके आप चैट कर सकते हो। अभी आप लोगों का अगर चैट शो नहीं हो रहा है तो एक बार सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद मैसेज करिएगा तो आपका मैसेज हमारे पास आ जाएगा, इसलिए एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो किसका कल्पित रूप है? यह शंकर और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब है। अगर पूछे कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है तो वो लगा दीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या रामधारी सिंह दिनकर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 35 नंबर सवाल बता दो प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। क्या प्रेमचंद जी कथाकार थे? ऑप्शन बी सही जवाब है। 35 का बी राइट आंसर है। 36 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मीय हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आसान आसान सवाल है तो इसमें टाइम क्या लगाना, अच्छे से याद तो करते चलो आप लोग। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना? हाँ ये समझने वाला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग जरूर समझेंगे। देखो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, लेकिन अगर पूछे कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो वो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। क्या संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था और उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रखते चलिएगा। ओके जी चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। मालती के पति का क्या नाम था? बता दो। बहुत बहुत स्वागत है सारे बच्चे का, ऐसे ही आंसर लगाते चलो। आप लोगों का आज एनर्जी कुछ नेक्स्ट लेवल का दिख रहा है, ऐसे ही सभी बच्चे आंसर लगाते चलो और सारे प्रश्नों को याद करते चलो, तब मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा भाई, ये मेरा गारंटी है। बस आप लोग सारे प्रश्नों को मैं जितना कराता हूं उसको आप लोग याद करते चलो। मालती के पति का क्या नाम था? बता दो। 38 का करेक्ट आंसर। 38 का सभी बच्चे आंसर लगा दो कि मालती के पति का क्या नाम था, तो महेश्वर नाम था भाई। और महेश्वर क्या थे? तो एक प्रकार के डॉक्टर थे। इसको भी आप लोग याद रखते चलिएगा। चलिए फिर 39 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। रोज इनमें से क्या है? रोज जो हमारा पाठ है वो क्या है? बता दो। उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या फिर आत्मकथा है? 39 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। रोज जो पाठ है, शीर्षक पाठ है, वो हमारा क्या है बताएंगे सभी बच्चे। रोज शीर्षक पाठ क्या है? तो हमारा एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम अगर पूछा जा रहा हो आप लोगों से तो आप लगा दीजिएगा सर इसके कहानीकार का नाम है अज्ञेय। पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मुस्कान शर्मा बहुत अच्छे, नीशु कुमारी एसके मोटिवेशन, मुस्कान बहुत अच्छे, हर्ष चौरसिया बहुत अच्छे, सारे बच्चे आंसर लगा रहे हैं जो कि बहुत बहुत अच्छे आंसर है। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। अज्ञेय की मां का क्या नाम था? अज्ञेय की माता जी का क्या नाम था? बता दो आप लोग। अज्ञेय की माता जी का नाम अभी तो मैंने बताया कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो है ये रोज कहानी के कहानीकार है और इसके माता जी का नाम है वैंती देवी। पिताजी का क्या नाम था? तो इसको भी लिख लो, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। पिताजी का नाम क्या है? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। मैं बता दे रहा हूं जितना भी भाई रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं इसको भी आप लोग दिमाग में सेट करते चलना, एक भी प्रश्न को भूलना नहीं है। चलिए एक दिन के लिए कुछ भूल जाओ लेकिन पढ़ाई को नहीं भूलना। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब मानो तो 2015 से ये प्रश्न कम से कम 2-3 बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, कहीं 2025 में छप जाए जाके। देखो गैंग्रीन कहानी में जो है गैंग्रीन का जो उल्लेख है वो है रोज चैप्टर में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें कि मालती का पति जो डॉक्टर है वो इसी बीमारी को इलाज करते थे। ओके चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बता दो विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? बता दो आप लोग। 42 का करेक्ट आंसर। 42 का सही जवाब बता दो सभी बच्चे। कौन से बच्चे हैं जो सबसे पहले लगाएंगे 42 का करेक्ट आंसर? देख लिया जाए एक बार। ओके विद्यार्थी और राजनीति जो है वो शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो यह है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42 का सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा। गौतम यादव बहुत अच्छे, विक्रम बिहारी। ओके चलिए 43 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बता दो बंदी जीवन किसकी कृति है? बता दो बंदी जीवन जो रचना है वो किसकी कृति है? 43 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे। बंदी जीवन किसकी कृति है? तो यह है सचिंद्र नाथ सान्याल की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 43 का डी लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करना, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हो क्लास को जरूर लाइक करिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? बता दो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो किस पत्र का संपादन करते थे? तो वो करते थे प्रताप का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 44 का डी राइट आंसर है। सारे बच्चे फटाफट से आंसर को लगाते चलो और सारे प्रश्नों को याद करते चलो। 45 नंबर सवाल देखिए इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? लो जी इतना आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर नहीं लगाओगे तो भाई किसका लगाओगे? सारे बच्चे चेक करो एक बार भाई, सारे बच्चे आंसर लगाओ। जिसका आंसर शो नहीं हो रहा है एक बार सब्सक्राइब करके फिर मैसेज करिएगा, तब आपका मैसेज हमारे पास आ जाएगा, तब हम आपका भी नाम लेके अच्छे से बोलेंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा बता दो आप लोग। तो इतिहास का जो विशेषण होता है वो होता है ऐतिहासिक। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 45 का बी राइट आंसर है। 45 का बी लगाने वाले बच्चे का क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 का बी लगाने वाले बच्चे, अरे भैया ऐतिहासिकता कैसे होगा? 45 का डी लगा रहे सभी बच्चे, गलत आंसर है। गलत ऐतिहासिक होगा। करेक्ट आंसर भी है। चलिए
46 नंबर सवाल देखिए, लोग भूल गए हैं किसकी कृति है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, बता दो 46 का करेक्ट आंसर। 46 का सभी बच्चे बता दो कि लोग भूल गए हैं किसकी कृति है, तो लोग भूल गए हैं जो रचना है ये है हमारे किसकी, तो ये है रघुवीर सहाय जी की। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ज्ञानेंद्रपति की जो रचना है वो है हमारे गांव का घर चैप्टर जो पढ़ते हो आप लोग, गांव का घर, यहाँ गांव होगा भाई, गांव का घर जो चैप्टर आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि गांव का घर सर, गांव का घर जो चैप्टर है ना ये ज्ञानेंद्रपति की रचना, तो आज लगा लो। और भूषण की कविता का क्या नाम है, तो कवित्त जो कविता है वो भूषण की कविता है, और सूरदास जो है पद चैप्टर है ये हमारे सूरदास की रचना है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, बता दो 47 का सही जवाब। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, 47 का सही जवाब बताएंगे। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है हमारे जगदीश चंद्र माथुर ने। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 47 का बी राइट आंसर है। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, काजल शब्द में कौन सा लिंग, अब बता दो काजल में कौन सा लिंग होगा। यहाँ काजल देख के लड़की पर मत जाना, ये कुछ और पूछा जा रहा आप लोगों से। गोलू बहुत अच्छे अभी आए हैं, बहुत लेट हो चुका है आपका। माही सिंह ओके ओके। चलिए इसका राइट आंसर बता दो, काजल में कौन सा लिंग है, बता दो आप लोग, काजल में लिंग कौन सा होता है, तो काजल में जो है हमारा पुल्लिंग है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 48 का देखते हैं सभी बच्चे गलत लगाए हैं या फिर सही। ओके ओके 48 का लगाने वाले बच्चे अभी तक नहीं दिख रहे हैं। 48 का सही जवाब बता दो। 48 का सभी बच्चे लगता है गलत लगाए हैं। 48 का लगाए हैं हमारे कुछ बच्चे हैं जो बी लगा रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए फिर अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 49 नंबर सवाल, बता दो हार जीत किस प्रकार की रचना, हार जीत जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है, तो वो है गद्य कविता। और अगर पूछे कि हार जीत के कवि कौन है, तो याद रखिएगा ये अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी, तो अशोक वाजपेयी की क्या है, तो ये रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 50 नंबर सवाल, बता दो सही जवाब। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हिमालय का संधि विच्छेद बता दो, हिम प्लस आलय। करेक्ट आंसर डी है, हिम प्लस आलय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 50 का डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ओके चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 51 नंबर सवाल का जवाब बता दो, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म बता दो आप लोग कब हुआ था, तो यह हुआ था 1941 में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 51 का बी राइट आंसर है। 52 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, तो ठाकुर रामनाथ सिंह। अगर पूछे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठाकुर क्या थे, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। पति का नाम क्या था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पिता क्या है, तो ठाकुर रामनाथ सिंह, पति क्या है, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, याद रहेगा ना। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 53 नंबर सवाल देखिए, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, बता दो। बहुत आसान है, शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुर प्लस आई हमारा कहां है, तो डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में आई दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 55 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। धनहीन शब्द कौन सा समास है, धनहीन बोले तो धन से क्या है, तो धन से क्या है, धन से हीन है, मतलब इसी को धनहीन बोलते हैं। मतलब क्या कारक चिन्ह लगा हुआ है, तत्पुरुष समास लगा लो, सही जवाब हो जाएगा 55 का। 55 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 56 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग, अतिरिक्त में उपसर्ग पूछा गया, अति प्लस रिक्त। करेक्ट आंसर बी है, 56 का बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है। 56 का बी राइट आंसर है, गायत्री शर्मा बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 57 नंबर सवाल का जवाब बताओ, पुरस्कार का विलोम क्या होगा, पुरस्कार का विलोम बता दो आप लोग फटाफट से। पुरस्कार का विलोम बताएंगे सभी बच्चे, पुरस्कार का कौन सा विलोम होगा, मतलब उल्टा शब्द पूछा गया, पुरस्कार का विलोम दंड होता है, ए हो जाएगा। 57 का ए राइट आंसर है, 57 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 58 नंबर सवाल, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ण के आधार पर संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर लिख लो क्या, तो संधि लिख लो, उसके बाद इसके प्रकार को जानना चाहते हो तो एक हमारा कौन सा होता है, एक हमारा होता है स्वर संधि, एक हमारा होता है स्वर संधि, दूसरा कौन सा होता है, तो एक हमारा होता है व्यंजन संधि, इसको भी लिख लो व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा होता है, तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि हो गया। तो कितना हुआ गिन के बता दो, 3 हुआ, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 58 का क्या होगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 59 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के भेद बता दो आप लोग, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, 5 हुआ ना, ऑप्शन ए लगा लो। 60 नंबर सवाल देखिए, ओस दानिरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, ओस दानिरा जो पाठ है हमारा उसमें किसको निमित्त बनाकर लिखा गया, तो गंडक नदी को। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, 60 का भी राइट आंसर है बच्चों, याद रखिएगा आप सभी बच्चे। ओके चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 61 नंबर सवाल का जवाब, गांधी जी चंपारण में कब आए, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, बता दो 61 का सही जवाब। गांधी जी चंपारण में कब आए थे, बता दो आप लोग। दिनेश कुमार पहले किंग बाद में बनियो, पहले आंसर लगा लो आप लोग। गांधी जी चंपारण कब आए थे, अप्रैल 1917 में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 61 का डी राइट आंसर है। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बिस्नी की पड़ोसन थी, भाई बिस्नी के पड़ोसन का नाम था कुंती, कहां है, तो ऑप्शन सी में दिया गया। और यह जो क्वेश्चन है ये सिपाही की मां चैप्टर से लिया गया, सिपाही की मां जो चैप्टर है,
सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसी से ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। चलिए 63 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की रचना का जो नाम है वो क्या है बता दो आप लोग, वो है सिपाही की माँ चैप्टर। और रोज जो है ये किसकी रचना है, तो ये आज्ञा जी की रचना है। और ओ सदानीरा जो है ये किसकी, तो माथुर जी की रचना है, यानी कि पूरा नाम पूछे तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। शिक्षा जो है ये किसकी रचना है, तो ये है जे कृष्णमूर्ति की, जे कृष्णमूर्ति की रचना है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जे कृष्णमूर्ति की यह रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बता दो प्रतिदिन कौन सा समास है, बता दो आप लोग। प्रतिदिन में समास बताएंगे सभी बच्चे, प्रतिदिन में समास बता दो आप लोग। प्रतिदिन में जो समास होता है मैंने बताया था कि यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, आ से शुरू हो, अब यही भाव समास लगाना सही जवाब हो जाएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 को, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर सवाल देखिए, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। प्रगीत और समाज के लेखक का नाम है हमारे, प्रगीत और समाज एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है नामवर सिंह। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम है संपूर्ण क्रांति जो एक प्रकार का भाषण है। तिरीच एक प्रकार का कहानी है जो कि उदय प्रकाश की रचना है। और अर्धनारीश्वर जो कि एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इसको भी आप लोग याद रखोगे। ओके चलिए क्लास को लाइक करते चलिएगा बच्चे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कामायनी के कवि कौन है। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। 68 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1993 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पूछे कि परिवेश सम्मान कब दिया गया था ओम प्रकाश वाल्मीकि को, कब परिवेश सम्मान अगर आपसे पूछा गया हो तो यह दिया गया था कब, 1995 में। 1995 में यह दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो कलीराम। कलीराम कहां है, तो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी लगा लो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 70 नंबर सवाल का जवाब बताओ, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप लोग, बहुत अच्छा आंसर है, लगा लो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 70 का ये राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, गीतावली किसकी रचना है। गीतावली जो रचना है वो है हमारे तुलसीदास की रचना, या फिर कवितावली भी आए, कवितावली भी अगर आए आपके सामने तो वो भी हमारे क्या है, तो तुलसीदास की रचना है। चलिए 72 नंबर सवाल को देखिए, नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास जो समकालीन थे वो थे तुलसीदास के। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 72 का ये राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 73 नंबर सवाल, ये देखो, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो मीरा ने अपना प्रियतम माना है कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 74 नंबर सवाल देखिए, वाराणसी कौन सी संज्ञा, वाराणसी में कौन सी संज्ञा है, तो वाराणसी एक है दुनिया में, तो व्यक्तिवाचक लगा लो, करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध हो रहा हो तो वो जातिवाचक होता है। भाववाचक जो भाव के द्वारा व्यक्त होता है, और द्रव्यवाचक में क्या होता है, जो द्रव्य यानी कि जिसे हम लोग मापते तोलते हैं वो क्या होता है, द्रव्यवाचक होता है। इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, बता दो आप लोग, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो भूषण जी वीर रस के कवि है, मैंने बता चुका है, 75 का बी राइट आंसर है। ओके चलिए 76 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा को अधूरी छोड़कर कौन सी कवित्री है जो असहयोग आंदोलन में खुद पढ़ी थी, तो वो है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, शुद्ध मतलब सही शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो शुद्ध परमेश्वर होता है, ऐसे नहीं होता है। परीक्षण भी गलत है, प्राण भी गलत है, परीक्षा सही है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 78 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी, बता दो आप लोग। 78 का करेक्ट आंसर फटाफट से, तो शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 79 नंबर सवाल देखिए, प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं, प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं वो है हमारे मलिक मोहम्मद जैसी। करेक्ट आंसर ए है, 79 का ए राइट आंसर है। 80 नंबर सवाल देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द, वही शब्द पूछा गया, शुद्ध कौन सा है, संदेश जो हमारा ये सा होता है, ये गलत है, संसार भी गलत है, घृणा सही लग रहा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 81 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, मलयज का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर भी है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल देखिए, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो रचना है वो है जे कृष्णमूर्ति की। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जे कृष्णमूर्ति की रचना है। पूरा नाम पूछे तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसको भी आप लोग ध्यान में रखते चलिएगा। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, लीडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, लीडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति थे विश्व शिक्षक। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 84 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन सी है, बता दो जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है, निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जे कृष्णमूर्ति की है, तो शिक्षा जो चैप्टर है जे कृष्णमूर्ति की रचना है, ये एक प्रकार का क्या है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है। और संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक प्रकार का भाषण है, जिसके भाषण को देने वाले का नाम है जयप्रकाश नारायण। एक लेख और एक पत्र क्या है, ये हमारा ऐतिहासिक पत्र है।
ऐतिहासिक पत्र है एक प्रकार का, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और बातचीत जो है एक प्रकार का क्या है, तो ये भी निबंध है। ओके, चलिए फिर अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, देश विदेश कौन सा समास है? देश विदेश बीच में लाठी लगा हुआ है, तो द्वंद्व समास लगा लो, बी हो जाएगा सही जवाब 85 का, बी राइट आंसर है। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु का नाम आपसे पूछा गया, बता दो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तुलसीदास के शिक्षा गुरु पूछे तो शेष सनातन, स से शिक्षा होता है और स से शेष सनातन होता है, याद रखिएगा। और दीक्षा गुरु पूछे तो नरहरि दास लगाइएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए, बीजक के रचयिता अपने, बीजक के रचयिता का नाम बता दो आप लोग। बीजक के रचयिता का नाम है हमारे कबीरदास, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? जुर्म प्लस आना, आना कहां है? तो ऑप्शन बी लगा लो, लास्ट वाला प्रत्यय होता है और शुरू वाला क्या होता है? तो उपसर्ग होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 89 नंबर सवाल देखिए, परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है, पर लगा लो, बी हो जाएगा। 90 नंबर सवाल देखिए, कवियों के कवि निम्न में से कौन कहे जाते हैं? कवियों के कवि माने जाते हैं शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन ए सही जवाब है। 91 नंबर सवाल ये रहा, क का उच्चारण स्थान क्या है? क अकुह विसर्जनीय नान कंठा, मैंने ट्रिक बताया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए, जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यश प्राप्त करने वालों के लिए एक शब्द होता है यशस्वी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी लगा लो 92 का, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाम भी ले लिया जाए, लेट सॉल्यूशन है, युवराज सिंह है, सारे बच्चे हैं बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 93 नंबर सवाल ये रहा, बता दो ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था 2006 में, किस रचना के लिए? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये संस्यात्मा रचना के लिए, संस्यात्मा रचना के लिए ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 94 नंबर सवाल देखिए, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो वो है हमारे ऊषा जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर सवाल देखिए, सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश जो रचना है वो क्या है, बता दो आप लोग। ओके, सुकून की तलाश जो रचना हुआ है गजलों का संग्रह जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना, ऑप्शन ए सही जवाब है। 96 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? मुक्ति बोध ने संपादन किया था किसका? तो नया खून का, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था। ये मुक्ति बोध की रचना है, याद रखिएगा बच्चों। ओके, चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, उदय प्रकाश की माता जी का क्या नाम था? उदय प्रकाश की माता जी का जो नाम था वो क्या था, बता दो आप लोग। उदय प्रकाश की माता जी का नाम था गंगा देवी, पिताजी का नाम था प्रेम कुमार सिंह, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए 98 नंबर सवाल देखिए, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति मतलब ऊपर हो रहा है, अवनति मतलब नीचे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 99 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, आयुष्मान का पर्यायवाची समान अर्थ पूछा गया, आयुष्मान का चिरंजीवी हो जाता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 99 का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 100 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है? तो वो है हमारे 100 अजान एक सुजान, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उर्वशी किसकी रचना है? तो